तो आज का टॉपिक क्या है? अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज का मतलब ये होता है कि हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं ना कंपनीज एक्ट 2013? और ये जो हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, ये पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीसीए और फर्स्ट क्लास। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेसिकली किसके बारे में पढ़ी होगा? कंपनीज के बारे में पढ़ी होगा, है ना? तो सारे कंपनीज में कौन सा एक्ट लागू होगा? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज एक्ट 1956 लागू होता था। पर पूरे भारत में 3 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 लागू नहीं होता। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। पर 3 कंपनियां ऐसा है जिसमें कंपनीज एक्ट का लॉ लागू नहीं होता, तो उनका बैलेंस शीट और उनका पीएनएल पूरा अलग होता है। वो 3 कंपनीज कौन कौन सा है? पहला बैंकिंग कंपनीज, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये तीनों का अकाउंट्स कंपनी अकाउंट से पूरा पूरा अलग होता है। ठीक है, और ये सब भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले आप लोग का जो 5-6 यूनिट दिया है, 50 मार्क है ना इसमें 5-6 यूनिट दिया है। 5-6 यूनिट में हर यूनिट में कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। पर एक यूनिट ऐसा है जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 लागू नहीं होता, वो है ये वाला, जिसमें अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दिया हुआ है। तो हम पहले इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर सबको अच्छे से पढ़ेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसको फोटो खींचना है, खींच लो फोटो। क्या पढ़ने वाले हैं बोल के। ठीक है, वीडियो होगा तो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है पूरा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले होगा बैंकिंग कंपनीज क्या होता है। सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शन 5 बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बैंक होता क्या है? बैंक वो होता है जो कुछ काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। क्या करता है बैंक? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। किससे? फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। ये आपसे पैसा लेगा और जब आप बोलोगे उसको वो वापस कर देगा। जैसे कि आप गए एडो चेक ड्रॉ करके बोले मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो पैसा तो देगा ना, डिमांड ड्राफ्ट से पैसा देगा, है ना? एंड लैंडिंग ऑफ डिपॉजिट्स मनी, जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो पैसा लैंड करेगा। किसको लैंड करेगा? लैंडिंग ऑफ डिपॉजिट्स मनी टू द बोरोअर्स। बोरोअर मतलब क्या होता है? जिन लोग लोन लेने के लिए आते हैं। बोरोअर्स मतलब क्या? दोज पर्सन हु रिक्वायर्स लोन, या किसी को ओवरड्राफ्ट चाहिए या किसी को कैश क्रेडिट चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? उनको लोन देगा, है ना? तो बेसिकली सेक्शन 5
का डेफिनेशन जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें आप ये समझे कि बैंक का काम होता है पैसा को डिपॉजिट करना, मतलब लोगों से डिपॉजिट लेना और जब वो बोलेंगे उनको वापस करना, साथ में उनको और क्या करना, लैंडिंग करना। लैंडिंग मतलब क्या, उधार देना, लोन के जरिए, लॉन्ग टर्म लोन्स का बात कर रहा हूँ मैं, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और ये बैंक बेसिकली क्या टाइप का फंक्शन करता है, दो टाइप का काम करता है। नंबर वन, प्राइमरी फंक्शन, और नंबर टू, सेकेंडरी फंक्शन। द चांसेस ऑफ दिस थ्योरी विल मिनिमम, एग्जाम में गिरेगा नहीं ये थ्योरी सब, बाई चांस 1% अगर गिर गया चांसेस, कुछ बताओ बोल के, तो जीरो नॉलेज से तो नहीं जा सकते ना आगे। तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा, दो ठो रहेगा, क्या, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आप डिपॉजिट कैसे करते हो पैसा, एसबी, एसबी मतलब सेविंग अकाउंट को एसबी बोलता है, सेविंग अकाउंट। और कैसे कर सकते हो पैसा डिपॉजिट, एफडी। और कैसे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते रहोगे। और क्या हो सकता है, आप अपना पैसा करेंट अकाउंट में भी जमा कर सकते हो। तो बैंक आपसे पैसा लेता है। दूसरा, ग्रांटिंग ऑफ लोन, ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये आपको लोन देगा। लोन का पैसा कैसे देगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोन का पैसा देगा लॉन्ग टर्म लोन्स के हिसाब से, या मॉर्गेज, मॉर्गेज लोन हो सकता है। सर व्हाट इज मॉर्गेज लोन, आपका जमीन का पट्टा बैंक रखेगा और उसके बदले आपको क्या देगा, लोन दे सकता है, ठीक है। मॉर्गेज लोन हो सकता है, बैंक आपको गोल्ड लोन दे सकता है, आपका सोना रखेगा और आपको लोन देगा। शॉर्ट टर्म लोन्स में आपको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट देगा, है ना। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, कोई बॉन्ड रखा हुआ है, और आप बोलते हो बैंक मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, बैंक बोलेगा ऐसे कैसे ओवरड्राफ्ट दे दूंगा, कोई सिक्योरिटीज है तो दो। तो आप अपना बॉन्ड को जमा करोगे, गोल्ड बॉन्ड रखे हो या एफडी का कोई बॉन्ड रखे हो, और उसके अगेंस्ट में वो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट देगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके दुकान में बहुत सारा स्टॉक रहेगा, तो स्टॉक के अगेंस्ट में आपको क्या देगा, सीसी, कैश क्रेडिट देगा। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीसी और एफडी एक जैसा होता है क्या, सीसी और एफडी एक जैसा नहीं होता। जो कैश क्रेडिट होता है वो बिजनेस के स्टॉक के अगेंस्ट में दिया जाता है, और जो ओवरड्राफ्ट होता है आपके जो सिक्योरिटीज आपके पास में रखा हुआ है, एलआईसी का बॉन्ड हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड हो सकता है ना, एफडी का बॉन्ड हो सकता है, उसके अगेंस्ट में आपको बैंक लोन देता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या करता है बैंक, बैंक सेकेंडरी फंक्शन दो ठो करता है। नंबर वन, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, और दूसरा एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज। आप पूछोगे व्हाट इज जनरल यूटिलिटी एंड व्हाट इज एजेंसी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विस मतलब जनरली बैंक आपके लिए जो जो सर्विस देता है, आपको लॉकर फैसिलिटी देता है कि नहीं देता है, वो जनरल यूटिलिटी में आएगा। एजेंसी सर्विस क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट से पैसा कटता है, मॉर्निंग, आपका बैंक अकाउंट से पैसा किस बात का कटता है, एलआईसी का प्रीमियम, म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, आपका हर महीना म्यूचुअल फंड का पैसा बैंक अकाउंट से कटता है, ऑटो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कट जाता है आपके बैंक अकाउंट से। तो ये एजेंसी सर्विस होता है, बैंक एजेंट की तरह आपके लिए काम करता है। और जनरल यूटिलिटी में क्या क्या जाएगा, बैंक आपको पासबुक देगा, आपको चेकबुक फैसिलिटी देगा, एटीएम देगा, करेक्ट, आपको लॉकर देगा, ये सब सुविधा बैंक आपको देता है। तो ये बैंक का बेसिकली क्या है, फंक्शंस है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए बैंक। क्लियर हुआ, बैंक का क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज सब है, इसके द्वारा अंदर घुसेंगे। इसका फोटो ले लो, हुआ, आगे बढ़े, चलो ठीक है। वीडियो में फोटो क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है।
आप लोग के लिए एक तो छोटा सा काम है आज। क्या? जो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी होते हैं ना, उसका आपको बैलेंस शीट और पीएनएल याद करके आना है कल। अगर आज क्लास में याद कर ली तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज कल तक का टाइम दूंगा मैं। बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी, उसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटीज, इधर क्या रहेगा? एसेट्स। एकदम सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, ठीक है। हम चीजों को इजी रखेंगे ताकि आराम से काम हो सके। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल, और नीचे में आएगा हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज। टोटल कर देंगे यहाँ पर, और नीचे मोड पॉइंट आएगा कंटीजेंट लायबिलिटीज। एक बार बैलेंस शीट देखो तो बैंकिंग कंपनीज का, इजी लग रहा है हार्ड लग रहा है? देखो, ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, इस बैलेंस शीट को हम लोग 10 सेकंड में कैसे याद रखेंगे? क्या लग रहा है, याद हो जाएगा 10 सेकंड में? बहुत आसान है, देखो कैसे याद होगा। CR DBO CBI AFO, याद हो सकता है? CR DBO CBI CBI AFO, याद हो सकता है? CR DBO CBI AFO, हो गया याद बैलेंस शीट। C फॉर कैपिटल, शेयर कैपिटल। R फॉर रिजर्व एंड सरप्लसेस। D फॉर डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, बैंक पब्लिक से जो भी पैसा डिपॉजिट लेता है वो बैंक का लायबिलिटी है ना। D फॉर बोरिंग्स, मतलब क्या होता है? बैंक दूसरे बैंक से बोरो किए रहेगा, बैंक आरबीआई से ही बोरो कर रहेगा इमरजेंसी के टाइम में, तो वो बोरिंग्स दिखाएगा। और यहाँ पर और क्या आएगा? अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में बैंक यहाँ पर दिखाता है करंट लायबिलिटीज। CBI AFO, C स्टैंड्स फॉर, हाँ क्या? कैश एंड बैलेंस विद, सर ये क्या बता दिए? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। व्हाट इज कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बताओ थोड़ा हमको। फोर्थ नाइट मतलब हर 14-15 दिन में 2 हफ्ता को फोर्थ नाइट बोलते हैं बेसिकली। तो एक रूल है कि बैंक के पास जो भी पैसा आता है ना, हर 15 डेज के अंदर में वो बैंक उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा। बाई चांस अगर बैंक डूब गया, डकैती हो गया, करप्ट हो गया, कुछ हो गया दिक्कत, तो वो पैसा आरबीआई पे निकाल के उसको देगा चलाने के लिए, भाई चला दो, है ना। तो वो पैसा जो बैंक के पास आरबीआई के पास जमा है वो तो उसका एसेट्स है ना, उसके ऊपर आरबीआई क्या देगा उसको?
इंटरेस्ट देगा, है ना। उसके बाद दूसरा बी फॉर बैलेंसेस विद बैंक्स एंड एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस एंड शॉर्ट नोटिस। इसका क्या मतलब होता है? हर बैंक को कुछ कैश रिजर्व अपने पास हमेशा रखना पड़ता है। किसी बैंक के पास कम हो गया अचानक से, इसको बोलेगा दोस्त मेरे पास पैसा कम हो रहा है, कैसे करूं मैं? फिर आरबीआई से चिट्ठी लिखा के परमिशन लाएगा तो एक बैंक दूसरे बैंक को देगा पैसा, तो वो भी तो उसका एसेट्स है। और क्या? आई फॉर बैंक्स, जितने भी लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक में, उन लोग का पैसा बैंक क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है ना। और क्या? ए फॉर एडवांसेस, में लोन्स एंड एडवांसेस होगा। बैंक का सबसे बड़ा एसेट्स क्या है? पब्लिक को लोन देना। जब वो पैसा लेता है तो 3%, 4%, 6%, 7%, 8% इंटरेस्ट देता है एफडी पे, आरडी पे। जब वो लोन देता है तो 12%, 13%, 15%, 18% लेता है। तो बीच का जो मार्जिन मनी है उसी से वो कमाता है बैंक। तो एडवांसेस देगा ना पब्लिक को, हो जाएगा। एफ फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एंड ओ फॉर अदर एसेट्स, में कौन सा एसेट्स दिखाएंगे बताओ? करंट एसेट्स दिखाएंगे, है ना। और फिक्स्ड एसेट्स होता है कि नहीं बैंक का, जितना भी एटीएम सब घूम रहे हो, वो एटीएम सब में मशीन सब लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बैंक बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब लेके रखा हुआ है। बिल्डिंग के अंदर घुसोगे तो फर्नीचर सब चकाचक पूरा दिख रहा है। हर 3 साल में वो सब चीज रिप्लेस हो जाता है, नया आता है, तो फिक्स्ड एसेट सब भी जाता है। तो ये याद रखना मुश्किल है कि इजी है? इजी है, 10 सेकंड में याद हो जाएगा। CRDBO, CBI, AFO, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बैलेंस शीट को याद करने का। हो गया इजी, ठीक है। ऐसे इसका बैलेंस शीट बनाने का भी कोई सा सवाल दिया नहीं है कि चल भाई इसका बैलेंस शीट बना बोल के, बिकॉज बैलेंस शीट बनाते समय बहुत सारा नोट्स बनाना पड़ता है। अब ऐसे बैठ जाओ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो चेयर को साइड करके बैठ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस शीट बहुत लेंदी होता है बनाना, तो बैलेंस शीट बनाने दिया नहीं है। लेकिन अगर एक तो शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क का गिरा दिया तो यू प्रिपेयर ए फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, क्या करोगे? तो बनाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस तुम्हारा बैंकिंग कंपनी से 3 टाइप का क्वेश्चन गिरता है, 3 टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन गिरने का चांसेस है 1%, 2%। फिर भी चांस है, रिस्क क्यों लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इजी है। दूसरा क्या गिरेगा? इनकम स्टेटमेंट। तीसरा क्या गिरेगा? प्रोविजंस के बारे में एक क्वेश्चन आएगा। और चौथा रिबेट के बारे में एक क्वेश्चन आएगा। 4-5 अलग अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका फोटो खींच लो, आगे बढ़ेंगे फिर। रुको, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं पहले, ये कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। अच्छा, ये सबका शेड्यूल सब फिक्स है, पता है? ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग, इसका शेड्यूल सब फिक्स है। ये कैपिटल कौन से शेड्यूल में आएगा? 1 रिजर्व एंड सरप्लस, 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, 5 दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, उसके नीचे वाला 11 और कंटीजेंट लायबिलिटीज 12। ये शेड्यूल सब फिक्स है। अगर आपको पूछ दिया ये बैंकिंग कंपनीज का शेड्यूल 6 में क्या रहता है, आपको बताना पड़ेगा फिर। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। या 8 में क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो बोला, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या था वो पढ़ोगे। तो शेड्यूल के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। CRDBO, CBI, AFO, ठीक है। फोटो सेशन हो गया, चलो आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग इश्यूड का बुक निकालेंगे, उसमें पेज नंबर 293 खोजेंगे। पेज नंबर 293 में कुछ रूल दिया हुआ है, देखो। अगर आपके पास बैंक के पास एसेट्स रहता है, और एसेट्स सब क्या होता है? बैंक बेसिकली लोगों को लोन देता है ना। और वो लोन
अगर नहीं आया टाइम से तो उसको बैड डेट बोलेंगे। बेसिकली किसी भी एसेट्स को एनपीए कब कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं बैंक हूँ, सपोज मैं बैंक हूँ और तुम सबने मेरे पास आया लोन के लिए अप्लाई कर दिया कि हमको इतना इतना पैसा लोन चाहिए, और तुम लोग टाइम से लोन का ईएमआई भर रहे हो, दैट मीन्स आप प्रिंसिपल भी जमा कर रहे हो और इंटरेस्ट भी जमा कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग एसेट्स। मैंने जो लोन दिया वो मेरा एसेट्स है, वो मेरे को कमा कमा के दे रहा है। लेकिन क्या हुआ पता है? लास्ट 5 महीना या 6 महीना से 180 डेज लास्ट 180 डेज से मेरे को सामने वाले पार्टी से ना प्रिंसिपल मिला ना मेरे को इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब मेरा एसेट्स परफॉर्म करना बंद कर दे रहा है, तो मैं उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से कैटेगरी में डाल दूंगा। ठीक है, मान लो इनको मैं दिया था 1 करोड़ रुपया, 100 लाख रुपया, 6 महीना हुआ पैसा नहीं आया, तो मैं कुछ प्रोविजन मेंटेन करूंगा। हाँ, मेरे को लग रहा है कि 100 करोड़ में से अब 1 करोड़ नहीं मिलेगा, तो उसका परसेंटेज कितना रहेगा? अगर वो 1 साल हो गया तो मैं उसका परसेंटेज बढ़ा दूंगा डाउटफुल डेट का। 2 साल हो गया तो मैं और थोड़ा प्रोविजन बढ़ा दूंगा। बार बार फोन कर रहा हूँ, पैसे दो पैसे दो, हाँ हाँ दे रहे हैं बोलते हैं। 3 साल हो गया तो मैं उसका और थोड़ा प्रोविजन बढ़ा दूंगा। 3 साल से ज़्यादा हो गया तो मान के चलूँगा आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, वो लॉस एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% प्रोविजन मेंटेन करूंगा। 1 करोड़ दिया था, 1 करोड़ डूब गया बोल के। समझ में आ रहा है बात को? तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग साल के आखिरी में स्टेचुटरी ऑडिट करने के लिए आते हैं बैंक सब के लिए, हर साल के आखिरी में, मार्च साल खत्म हो गया, आरबीआई का गाइडलाइंस है कि जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं वो सबको एक सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सीए जाएंगे ऑडिट करने के लिए, और जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो वो चेक करेंगे कि बैंक किसको किसको लोन दिया है, और लोन सब चेक करेंगे कि लोन का डॉक्यूमेंट, कि उसने उसको चेक लोन दिया है बैंक ने, उसका डॉक्यूमेंट सब ठीक है कि नहीं। लोन कितना का है? एक आदमी को, जैसे मैं देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा बैंक का, एक आदमी का, हम लोग जैसे लोन के लिए अप्लाई किए ना 10 लाख रुपया, तो हमको बोला कि आपका आईटी रिटर्न में 5 लाख रुपया दिखाना चाहिए आपको, कि आप साल में 5 लाख कमाते हो बोल के। एक आदमी आईटी रिटर्न में 2 लाख रुपया दिखाया था, और उसको उस बैंक ने 60 लाख रुपया का लोन दे रखा था, 60 लाख का लोन दे रखा था। तो जनरल पब्लिक के लिए अलग गाइडलाइन है, और जो जान पहचान वाले हैं उसके लिए अलग गाइडलाइंस रहता है। मैं देख रहा था, तो वो सब जो रहता है ना, वो बैंक ऑडिट में पकड़ा जाता है। फिर बैंक का ऑडिटर उसके ऊपर तो रिपोर्ट बना के आरबीआई को पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भैया ये बैंक लोन तो दे रहा है लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, मतलब कल को ये एसेट्स क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा, और पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। ठीक है, और उस बात का सीएलओ को पैसा भी मिलता है। 7 से 10 दिन का ऑडिट होता है, 3.5 से 4 लाख 5 लाख देते हैं, मतलब दिन का 50,000 के हिसाब से पेमेंट होता है। चलो, अभी सीएमए वाले भी अब कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी बैंक ऑडिट मिल जाए बोल के, सीएलओ के जैसा कोशिश चल रहा है, देखते हैं। तो बैंक अपने सारे एसेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है स्टैंडर्ड एसेट्स। पहला क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स। आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट्स वो होता है जहां पर आपको रेगुलरली पैसा आ रहा है। ठीक है, तो बैंक का एक रूल होता है कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहा है ना, बैंक को कंपलसरीली उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर वाले को। बैंक का फायदा किसको होगा? बिजनेसमैन लोग को लोन देने से भर भर के पैसा, इंटरेस्ट, ईएमआई सब आएगा, और खेती वाले लोग को देने से, वो तो गरीब दुखी लोग रहते हैं, बारिश नहीं हुआ, खेती डूब गया, पैसा डूबा बैंक का, फिर भी आरबीआई बोल के रखा हुआ है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स। यहाँ पर जब आज़ादी हुआ था तो 75% पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो फार्मर लोग को जिंदा रखना है हमको, इसके लिए वो लोग लोन चुकाए या नहीं चुकाए, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप किसको पैसा दे रहे हो? अगर आप पैसा दे रहे हो एग्रीकल्चरल एरिया को, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन दे रहे हो, या फिर एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हो, और उनका रेगुलर ईएमआई आ रहा है, वो पैसे टाइम से दे रहे हैं,
तो जो भी लोन दिए हो उसका प्रोविजन कितना मेंटेन करेंगे? 0.25। इसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का रेट क्या रहेगा? रेट ऑफ प्रोविजन, रेट ऑफ प्रोविजन। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का अगर है तो। अगर वो रियल स्टेट का है तो व्हाट इज रियल स्टेट? आप देख रहे हो लक्ष्मी टॉकीज के पास बड़ा सा जमीन खाली हुआ है। अब उस जमीन के ऊपर क्या बनेगा? मॉल बनेगा, फ्लैट बनेगा, कुछ तो बनेगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो जो आदमी जमीन खरीद के रखा है उसके पास पैसा तो रहेगा, फिर भी वो बैंक से क्या करेगा? लोन लेगा, क्योंकि बैंक दे देगा लोन आराम से। तो रियल स्टेट को अगर बैंक लोन दे रहा है तो उसका प्रोविजन कितना रहेगा? 1%। अगर 100 करोड़ का लोन दिया है तो 1% साल में कहाँ पर दिखाएगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बोल के? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि मेरा इतना पैसा डूब सकता है इस लोन के अगेंस्ट में। ठीक है। और ऑल अदर लोन्स, ऑल अदर लोन्स, बाकी जो भी लोन्स बच गए उसके ऊपर प्रोविजन है 0.40। ठीक है। ये कौन सा कैटेगरी गया हमारा? स्टैंडर्ड एसेट्स। उसके बाद क्या होगा? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इस पे हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज इसका क्वेश्चन गिरता है एग्जाम में। अगर सब स्टैंडर्ड एसेट्स है तो उसका कितना परसेंट हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे? अगर आप एसेट्स, अगर आप लोन दिए हो और वो सिक्योर्ड है, व्हाट इज लोन दिए हो और वो सिक्योर्ड है? जैसे मैं इनको लोन दिया और 6 महीना हुआ ये पैसा नहीं दिया है, या 5 महीना हुआ या 3 महीना हुआ इनका पैसा टाइम से आ नहीं रहा है मेरे को, इनको 50 लाख रुपया दिया हूँ, लेकिन इनका 1 करोड़ का जो जमीन है या घर है वो मेरे पास बंधक है, गिरवी रखा हुआ है, तो वो सिक्योर्ड हो गया ना। तो सब स्टैंडर्ड क्यों बोला? क्योंकि टाइम से पैसा नहीं आ रहा है, 2-2 महीना 3-3 महीना का एक साथ आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड नहीं रहा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, सब स्टैंडर्ड हो गया। तो कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 15% प्रोविजन मेंटेन करेंगे। अगर अनसिक्योर्ड है तो लोन दिया और सिक्योरिटी नहीं ली है तो कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन होगा? 20%। कौन सा सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर है तो? इंफ्रा। इंफ्रा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ब्रिज बना रहा है, रोड बना रहा है, डैम बना रहा है, उसको लोन दिया हुआ है और वो अनसिक्योर्ड है, तो कितना परसेंट? 20%। ठीक है। और अगर अदर अनसिक्योर्ड लोन से तो अदर्स, और किसी को लोन दिया है बिना सिक्योरिटी के लोन दिया हुआ है तो उसपे कितना प्रोविजन मेंटेन होगा? 25% प्रोविजन मेंटेन होगा। ठीक है। पहला हुआ स्टैंडर्ड, दूसरा हुआ सब स्टैंडर्ड, फिर तीसरा क्या होगा? डाउटफुल। डाउटफुल लोन्स या डाउटफुल एडवांसेस। ठीक है। डाउटफुल एडवांसेस का क्या रूल है इसका? अप टू 1 ईयर। 1 साल हो गया पैसा नहीं आया, कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 25%। 1 साल से ज्यादा पर 2 साल से कम, ये पीरियड में 1 साल से 2 साल के अंदर अगर कोई हमारा लॉस हो रखा है तो उसके ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 40%। दो साल से ज्यादा और 3 साल से कम,
लोन का टेन्योर हो चुका, पैसा टाइम से नहीं आ रहा है, तो उसमें भी कितना प्रोविजन मेंटेन होगा? 40%। ठीक है। और अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो, मोर देन 3 ईयर हो गया तो, 3 साल से ज्यादा हो गया तो 100%। और चौथा कैटेगरी है लॉस एसेट्स। अगर कोई एसेट्स 3 साल से ज्यादा का कैटेगरी में आ गया तो उसको हम लोग कौन सा एसेट्स में डाल देते हैं? लॉस एसेट्स में डाल देते हैं। और उसके ऊपर प्रोविजन कितना परसेंट मेंटेन करते हैं? 100% मेंटेन करते हैं कि भैया लोन दे तो दिए हैं, अब वो पैसा आएगा नहीं हमारा। अब इससे जुड़ा हुआ एक 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन कैसे करके गिर सकता है। इलस्ट्रेशन 7 पे आओ। 7 पे आए। जब कभी भी पढ़ाई करो एक पेपर अपने पास जरूर रखो, वो पेपर रखो और आंसर को उसमें छुपा के रखो, क्योंकि आंसर देख के पढ़ने वाले का एग्जाम में पास होने का चांसेस 50% हो जाता है। आप पढ़ाई चालू किए और आप आंसर देखिए कैसे निकला है, दैट मीन्स आपका पास होने का चांसेस कितना हो गया? आधा हो गया। पहले एग्जाम देने के पहले ही आपका चांसेस 50% खत्म हो गया। तो क्या मतलब है उसका पढ़ाई करके, है ना? सीखना है ना अच्छे से, तो आंसर देख के कभी काम नहीं करना है। देखो इलस्ट्रेशन 7 देखो, स्टैंडर्ड एसेट्स कितना हजार दिया है देखो। मैं यहाँ पर एक रॉब बना दे रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हारे समझने के लिए, ये फेयर नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा स्टैंडर्ड एसेट्स कितना है बताओ? 6000 है। तुम्हारा स्टैंडर्ड एसेट्स 6000 है, करेक्ट है? यहाँ पर कुछ मेंशन किया है एग्रीकल्चर का है या रियल एस्टेट का है या ऑल अदर लोन्स के अंदर दिया है बोल के? अगर कुछ भी नहीं दिया तो क्या मान के चलेंगे? कुछ भी नहीं दिया तो स्पेसिफिक तो होगा नहीं। अगर मैं बोलूंगा आकाश को, आकाश तुम ग्रुप में फोटो भेज देना, इसका मतलब ग्रुप में फोटो आकाश ही भेजेगा। अगर मैं बोला ग्रुप में फोटो भेज देना, इसका मतलब कोई भी भेज सकता है, जरूरी नहीं है कि आकाश ही फोटो भेजे। तो अगर बोला स्टैंडर्ड एसेट से तो कौन सा लोगे? ऑल अदर लोन्स। उसमें रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर नहीं लोगे। अगर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर रहेगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। तो 6000 का अगर स्टैंडर्ड एसेट्स है तो उसके ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करोगे? 0.40%। दिस इज 0.40%। तो निकालो 6000 का 0.40%, बताओ कितना होगा? 6000 का 0.40% 24 करोड़ से या लाख से जो भी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड कितना है हमारा? 4400। सब स्टैंडर्ड है हमारा 4400। यहाँ पर ऐसे नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको सही रहेगा। ये 6000 यहाँ पर गया, उसका 0.40 तो कितना हो गया? कितना? 24 बोले ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, सब स्टैंडर्ड कितना दिया है? 4400। तो क्या में लेके जाओगे उसको? सिक्योर्ड, इंफ्रा, अनसिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स अदर्स, किसमें? कौन सा? अदर्स में जाएगा। कितना? 4000। तो उसका 25% कितना होगा? 1100। सब स्टैंडर्ड लिखा है ना? नहीं, यहाँ पर नहीं, उसको सब स्टैंडर्ड दिया है तो उसको इसमें करना पड़ेगा। रुको, सब स्टैंडर्ड एसेट्स है ना, उसको कहाँ पर लेना? हमेशा कहाँ पर लोगे? हमेशा उसको सिक्योर में हमेशा लेना, ठीक है? कितना हो रहा है? हाँ। अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड एसेट्स दिए रहेगा तो हमेशा किस में लोगे? अदर्स में लोगे। कुछ नहीं बोला तो, ये दोनों नहीं बोला है तो नहीं लेना, इतना लेना। ये बेसिकली यूजुअल प्रैक्टिस है। नॉर्मली 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसी कैटेगरी का दिखेगा 0.40 वाला। और स्टैंडर्ड एसेट्स का हमेशा कितना जाएगा? 15%। जब तक बोला नहीं है, अगर बोला इंफ्रा का है तो 20 लेना, और सिक्योर्ड लोन्स अदर्स में डाला है तो 25%, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डाउटफुल डेब्ट में। फॉर 1 ईयर, 1 ईयर वाला कितना है? तो इसमें जाएगा 1800 वाला। कितना परसेंट लेंगे उसका?
25%, 450। अगर 2 इयर्स वाला है 1200 तो 40%, 480। अगर 3 इयर्स वाला है 800 तो हाँ 320 बोले नहीं क्या? अच्छा। फॉर मोर देन 3 ईयर लिखा है 600 तो उसका 100% ले जाएंगे। और अगर लॉस एसेट्स लिखा है 1600 तो उसका 1600 ले जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ इसका? फोर 134 इतना हमारा टोटल प्रोविजन निकलेगा। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 7, 8 और 10 पूरा एक जैसा है। ठीक है, एक बता दिया, दो आपका क्लास वर्क है।